मैं हूं सुमित जैन, आपका स्वागत है सुमित जैन चैनल में और info-khazana.com पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर इन्फॉर्मेशन को info-khazana.com मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी मैं आपको देता हूं और अपनी जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैं आपको कहीं ना कहीं इसका वीडियो बना के देता ही हूँ। तो आप इस वीडियो आज का जो मेरा टॉपिक है, इन्फिनिटिव कोडिंग क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। लास्ट टाइम भी हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे, इसी तरह इस बार भी हम आपको प्रीवियस जो आर्टिकल्स था हमारा उसमें भी हमने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए थे। इन्फिनिटी से रिलेटेड जो कोडिंग से क्वेश्चन रिलेटेड जो आते हैं, मैंने उस पर टारगेट किया था। ठीक है ना। तो वो भी मैंने आपको बताया, जैसे ये मैं आपको ऑलरेडी वो पेज ओपन करके दिखा रहा हूँ कि वो कौन सा पेज है जिसपे हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाली थी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड ही हम क्या कर रहे हैं, सेकंड अपडेशन लेके आए हैं इन्फिनिटी क्वेश्चन आंसर को लेके। ठीक है ना। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. It is related to questions. One is matrix problems now. First क्या मैट्रिक्स प्रॉब्लम है? The given an m क्रॉस n, मतलब जानते हैं कि मैट्रिक्स की जो होती है वैल्यूज m क्रॉस n मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स पॉजिटिव इंटीजर प्रिंट एन इंटीजर आउटनम बेस्ड ऑन बिलो लॉजिक। ठीक है ना, हमको क्या करना है, प्रिंट करना इंटीजर आउटनम में बेस्ड ऑन द बिलो लॉजिक। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल सेट्स इन द मैट्रिक्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जो डेट कंटेन एटलीस्ट 4 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 एंड 1, दिस आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव्स है। ये है। अब ये क्या हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी आ सकते हैं और डायगोनल भी आ सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये नहीं यहाँ पे बोला है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल। इफ ओनली सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इज आइडेंटिफाइड स्टोर द वैल्यू इन आउटनम। अब जो भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 1 आ रहा है, 1 4 बार आया है ना, तो उसको क्या कर दो, 1 को आउटनम में 8 कर दो। इफ मोर देन वन सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड, तो मान लो एक से ज्यादा है, जैसे 1 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो सबके सब क्या कर देंगे अपन, कॉमा करके 5 6 और 7 इसको उस तरह के आउटनम में डाल देंगे। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, और फिर क्या लिखा, फाइंड द, अब देखो, जब हमने कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, डाल दिया उसमें, है ना, इफ मोर देन वन सेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड स्टोर इट आउटनम्स। ठीक है, अब आपको दिख गया है कि देखो ये क्या, ये 4 वैल्यू में मालूम पड़ेगा कि 1 5 6 7 है। इसमें से भी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो वैल्यू को ही लेना है एज आंसर के रूप में जिसका वैल्यू सबसे छोटी होगी इनमें से। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला। अगर इफ नो सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, अगर मान लो किसी अरे के अंदर या किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 4 एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका आपको आंसर क्या करना है, प्रिंट -1 को प्रिंट करना है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट? ठीक है ना, है ना। तो अब चलिए इसका हम वन बाय वन इसकी व्यू देखते हैं क्या है, किस तरह से इसको करना है, चेक कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट देखिए, एजम्पशन क्या है, वो एम एन ग्रेटर देन 3, मतलब जो अरे की वैल्यूज होगी एम कॉमा ग्रेटर देन 3, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला 4 कॉन्जिक्यूटिव्स चाहिए। इसका मतलब है अरे की साइज तो क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो गई। ठीक है, तभी हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं ना। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट इनपुट फॉर्मेट क्या दिया, हम एक एक चीज को समझते हैं। तो इनपुट फॉर्मेट में क्या है, फर्स्ट लाइन विल कंटेन नंबर ऑफ रो एम ऑफ इन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये दे दिया। द नेक्स्ट एम लाइन विल बी कंटेन द एलिमेंट ऑफ इन मैट्रिक्स। ठीक है ना, ईच लाइन विल हैव एन एलिमेंट सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, बिकॉज मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे वो स्पेस से क्या होंगे, सेपरेट किए जाएंगे। रीड द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। रीड करना है आपको, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रीड किया जाता है सिंपल सा, वैसे कि वैसे आपको रीड करना है। आउटपुट फॉर्मेट में प्रिंट आउटनम टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, जो भी आउटपुट हमने दिया है उसके हिसाब से आपको उसको प्रिंट कराना है। ठीक है ना, जैसे हमने ऊपर जो मेथड बताई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। चलिए अब चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सैंपल लिया हम लोगों ने यहाँ पे। चलिए सैंपल को एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे एक सैंपल ले रखा है ये, है ना। अब सबसे पहले पहले चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिव है, कौन कौन सी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो पहले चेक करते हैं, पहले रो बाय वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चलते हैं। 1 6 8 6 यहाँ भी नहीं, 5 5 2 1 8 2 में नहीं है,
65611 पे भी नहीं, 159 नहीं, इसमें कहीं 4 5 में नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखते तो वर्टिकल में कोई है क्या? नहीं है। या फिर डायगोनल में है क्या? नहीं, डायगोनल में भी नहीं है। तो हमारा जो रूल था लास्ट वाला उसमें क्या था, अगर मान लो किसी भी अरे के अंदर एक भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना, नो मतलब एक भी नो मतलब नहीं है, ठीक है, नो कॉन्जिक्यूटिव, आंसर विल बी क्या होगा, -1। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट द सेम आइदर होने वर्टिकल नो, ये लिखा नो सेट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, नहीं है तो इससे -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको यहाँ पे, है ना। अब मैं आपको एक और सैंपल दिखाता हूँ जिसके अंदर क्या वो दूसरे टाइप का सैंपल होगा, उसके अंदर वो भी अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल, ओके। हाँ, अब देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये फिर हमने एक और मैट्रिक्स ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं, 1 2 3 4, देखिए एक तो 4 टाइम्स 3 दिख गया, ठीक है ना। अब डायगोनल चेक करेंगे, ये देखिए 6, ये देखिए हो गया, मतलब 3 भी आ गया, है ना, 6 भी दिख रहा है मेरे को। अब और चेक करते हैं 1 है क्या कहीं, ये देखिए 1 भी है डायगोनली, ठीक है। तो 1 3 6 सब टाइप के एलिमेंट्स इसमें ऑलरेडी है। देख सकते हैं आप, 9 भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 9 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब इन देखो 1 3 6 9 में से भी हमने वहाँ जो पढ़ा था, लास्ट पॉइंट वही था कि अगर इन सब में चेक करना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, आपको उसमें पुटअप करना होगा। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सैंपल आउटपुट इज 1। क्लियर है? तो यहाँ फॉलोइंग द एलिमेंट आर प्रेजेंट कॉन्सिक्यूटिव एटलीस्ट 4 आइटम, 4 एलिमेंट 4 टाइम्स। तो 3 पहले हॉरिजॉन्टली आ रहा है, फिर एलिमेंट 1 डायगोनली आ रहा है, एलिमेंट 6 पे डायगोनली आ रहा है, एलिमेंट 9 वर्टिकल आ रहा है जो दिख रहा है हमको। सो एन एलिमेंट 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द 4 आइडेंटिफाइड सेट ऑफ consecutive वैल्यू, द आउटपुट विल बी 1। क्लियर है यहाँ पे? इसकी वजह से इसका आउटपुट क्या हो गया यहाँ पे, 1 हो गया, क्योंकि हमने चारों वैल्यूज देखी, चारों वैल्यूज के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यूज थी हमने उसको क्या कर लिया, कंसिडर किया है, और इसी वजह से इसका आंसर क्या हो गया, 1 हुआ है। अगर मान लो 2 होता तो 2 लिखना पड़ता है यहाँ पे आपको, ठीक है। अरे मैट्रिक्स आपको जो लिखा, अब देखते हैं इसको पाइथन प्रोग्राम के अंदर कैसे लिखा जाता है। सिंपल सा, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, ये एक एक लाइन को चेक कर रहा है, पहले हॉरिजॉन्टली चेक करेगा, वर्टिकल चेक करेगा और डायगोनल चेक करेगा। इनपुट है स्ट्रिंग रेंज ए, है ना, 0 1 6 8 9 लिखा है ना, प्रिंट 1 या एल्स नहीं है -1, इस तरह से इसकी वैल्यू को चेक करेगा। मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करने के बाद अगर वैल्यूज, है ना, 1 तक कब प्रिंट होगा, जब जो सेट की वैल्यूज या 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, तब वो प्रिंट 1 कर देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो -1 प्रिंट कर रहा है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। ये था सूडो कोड की था, हमने तो दिखा दिया आपको। क्लियर? चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, पैलिंड्रोम से रिलेटेड है, ठीक है। तो फॉर गिवन पॉजिटिव number num, identify the palindrome formed by performing the following operation, 8 num of its reverse। पहले आपको कोई नंबर लेना है, फिर उसको रिवर्स करना है और फिर उसको ऐड करना है, ठीक है। चेक वेदर सम इज पैलिंड्रोम और नॉट, चेक करो कि अगर वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ऐड द सम एंड इट्स रिवर्स एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल जब तक पैलिंड्रोम इज नॉट ऑप्टेड। ध्यान है, जब तक कि उसको प्रोसेस कब तक चली जाएगी, जब तक कि इसका पैलिंड्रोम नहीं मिल जाता, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे इसने दिया है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। पहले इसमें दो वैल्यू ली 195, तो 195 को जब रिवर्स किया 591, जब इन दोनों को सम किया तो आंसर क्या है 786। तो 786 नॉट अ पैलिंड्रोम। अब देखिए 786 नहीं है तो क्या कहा, 786 को वापस लिया इसमें, उसको उल्टा क्या 687 हुआ, 1473, 1473 भी क्या पैलिंड्रोम नहीं है। 1473 प्लस 377 उसको उल्टा किया 5214, 5214 को लिया, फिर 4125 हुआ, देन उसका आंसर क्या मिला 9339। तो इसका आंसर क्या होगा, पैलिंड्रोम पे आ गया। समझ में?
चार बार इसको वैल्यू करना प्लस करना पड़ा अलग अलग टाइप से, तब जाके इसका आंसर क्या है, पेलेंड्रोम है। और कब तक करना है, जब तक कि हमको उसका पेलेंड्रोम वैल्यू मिल नहीं जाती तब तक कि हमको क्या करना है, इसको रिवर्स करते रहना है, प्लस और रिवर्स दोनों करते रहना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट आपको, है ना। अब देखते हैं इसका एजम्पशंस एंड उसके क्या क्या इनपुट आउटपुट लिए हम लोगों ने, सैंपल्स क्या लिए वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, assumption input should be positive integer, ये ध्यान देना। इनपुट फॉर्मेट रीड नम फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रिंग्स, ठीक है, रीड करना इनपुट स्ट्रिंग के हिसाब से ही करना, रीड कंपल्सन। प्रिंट द पैरेंड्रोम कैलकुलेट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रिंग, जो नॉर्मली हम जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। सिंपल इनपुट क्या दिया है यहाँ पे, आप चाहे चेक कर सकते हैं, चलिए, है ना। जैसे यहाँ पे 1123, है ना, तो 1123 का प्लस करेंगे, है ना, तो 3 2 1 1, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4334, समझना। सेम केस ये देखिए 4331 विच इज पेरेंट। सेम केस 126 है, 126 को 621 से करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 4 7। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ये भी पैलिंड्रोम है, ये भी पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये दो सैंपल वैल्यू ली थी मैंने, यहाँ पे आपको दिख गई होगी। ठीक, अब इसका हम कोडिंग भी देख लेते हैं, सिंपल कोडिंग है। देखिए, पहले अगर ना जो वैल्यूज है उसको लेना है, रीड आउट करना है, फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में करना है, फिर करना पड़ेगा, है ना। इसे रिवर्स एन कर दिया तो एन प्लस रिवर्स एन। ठीक है, ठीक है। और कब तक करना है, ये कंडीशन लग गई है, ये रिटर्न भी होता जाएगा। अगर मान लो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो ये रिटर्न भी होगा, फॉर लूप जैसा काम करेगा। अगर दोनों में एक ही बार में होगा तो बाहर हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो लूप लगेगा, जैसे वाइल लग गया ना यहाँ पे, लूप लगा। अगर हो जाते हैं तो बाहर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होता है तो लूप लगेगा और तब तक करता जाएगा जब तक कि वो पैलिंड्रोम नहीं हो जाता, और देन उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्लियर है यहाँ पे। इज मिनिमम विड्रॉल्स, प्रॉब्लम 3। So there is a unique ATM in Wonderland. Imagine this ATM as an array of the numbers. So you can withdraw cash only from either end of the array. ठीक है, सारा वांट टू विड्रॉ एक्स अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम द एटीएम। सारा क्या चाहती है, कुछ एक्स अमाउंट उसमें विड्रॉ करना चाहती है फ्रॉम द, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ विड्रॉ, सारा वुड नीड टू एक्यूमुलेट एक्स अमाउंट। तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उसको उतना करना पड़ेगा, वो अगर उतना करती है तो उसको मनी मिलेगी, नहीं तो कैश अमाउंट नहीं मिलेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा एटीएम में भी, कई बार आप जाते हैं तो एटीएम पे अगर आपने इतना मिनिमम अमाउंट अगर आप पे निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, मिनिमम अमाउंट मिल जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने वहां लिखा है सिर्फ लिमिट है सिर्फ 8,000 की, और आपने 10,000 निकालने जाएंगे तो वो अमाउंट नहीं निकलता है। तो सिंपल सा एग्जांपल वही यहाँ पे है कि अगर मान लो अगर आपने वो जो मिनिमम अमाउंट दिया है तो आपको उतने अमाउंट में आपको पैसा निकाल सकते हो, बट अगर आपने मान लो उससे ज्यादा दे दिया तो अमाउंट नहीं निकाल पाओगे, उस केस में आपको रिटर्न क्या हो जाएगा, जीरो मिलेगा, इसमें -1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया है एक्स अमाउंट रिटर्न -1, अगर नहीं निकाल पाए तो -1 हो गया। ठीक है, एजम्पशंस क्या दिया, एन है 10 की पावर 5 है, एटीएम आई है 10 की पावर 5, हाँ, एक्स 10 की पावर 5, एन नंबर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से लिखा है, अरे की वैल्यूज जो है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। अब अपने इसको समझते कैसे उसको करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं एटीएम, इससे हमको मालूम भी है। चलिए अब यहाँ समझते हैं, एजम्पशन समझते हैं, इनपुट फॉर्म में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंटेन, जो है अपना लाइन कंटेन इंटीजर, मतलब इन, जो डिनोटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट इन एटीएम, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है एटीएम के अंदर उसको हम शो करेंगे। ठीक है, लाइन आई, ईच लाइन आई ऑफ द एन सब्सिक्वेंट लाइन, मतलब किसके किसके में होगा, जीरो से लेके एन बीच में होगा, कंटेन एन इंटीजर डिस्क्राइबिंग द कैश इन द एटीएम। ठीक, कितना कैश है एटीएम के अंदर। नेक्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर एक्स डिनोटिंग द टोटल अमाउंट टू विड्रॉ, कितना अमाउंट विड्रॉ होगा उस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल इनपुट क्या दिया मैंने, अगर 2 देता हूँ मैं, है ना, 2 इनपुट दिए, है ना।
अब इसके अंदर तो क्या है, एक बार में सिर्फ 100 रुपये निकल सकते हैं, है ना। और आप निकालना कितना चाह रहे हो, 300 रुपये निकालना चाह रहे हो। तो 2 बार में तो क्या होगा, सिर्फ दो, क्योंकि 2 ही सैंपल इनपुट दे सकते हो। तो 1+1 मतलब 100+100 कितना हो, सिर्फ 200 होगा। तो 300 रुपये नहीं निकले, इसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश इन द एटीएम इज 2, हैंस द सहारा कैन नॉट विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ 3, है ना। तो 3 का अमाउंट वो विदड्रॉ नहीं कर सकती है इससे, ठीक है ना। ये सिंपल से एग्जांपल, या एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 निकालने थे और यहाँ पे 1+1 का ही सैंपल मिल रहा था इसको, ठीक है। 2 सैंपल इनपुट, क्योंकि 2 ही सैंपल इनपुट दिया, अरे के अंदर कितने सैंपल इनपुट थे ये अगर देखा जाए, फिर एक अरे डिजाइन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, और इंडेक्सिंग में 1, और ये 1, ठीक है ना, 2 है। अब हमको निकालना 3 है, बट ऑप्शन क्या दिए हैं, सिर्फ 2 ही सैंपल इनपुट दिए। तो 1+1 करेंगे, सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं, तो किसी भी हालत में हमको 2 यहाँ पे नहीं, 3 हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसकी वजह से हमारे जो 3 है वो नहीं निकल पाएगा, और इसकी वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो द टोटल अमाउंट ऑफ कैश इन द एटीएम इज 2, hence सारा कैन नॉट विड्रॉ द अमाउंट ऑफ 3। इस वजह से क्या हो रहा है, 3 अमाउंट वो नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब सर सिर्फ सिंपल क्वेश्चन समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा है, इनपुट दिया हुआ अपेंड। अभी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि देखिए, रिटर्न मिनिमम 1+ आंसर S+1 E K माइनस S1, 1+ आंसर S E -1 K माइनस ए ई। मतलब यहाँ पे इनपुट चेक किया जाएगा कि अगर मान लो इनपुट की वैल्यूज जो भी है यहाँ पे 1 1 है, मतलब पहले वो चेक किया जाए कितने सैंपल इनपुट दिया, और सैंपल इनपुट के अंदर भी ये चेक किया जाएगा कि अगर वो सैंपल इनपुट के बेसिस पे अगर आपका जो विड्रॉ है वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट -1 हो जाएगा। अगर निकाल सकते हैं तो प्रिंट वैल्यू आ जाएगी, समझ में ना। अगर ये चीज होती, अगर मान लो यहाँ पे क्या तो 1 होता और यहाँ 2 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या था, ये 1 की जगह 2 होता, ठीक है ना, तो 1+2 होता तो ये 3 निकल जाता और ये ड्रॉप हो जाता, क्लियर है। तो प्रिंट 3 हो जाता, बट अभी नहीं हो पाया, इसकी वजह से क्या हो गया, वो उसका आंसर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है टीम डिवीजन। टीम डिवीजन इसका मतलब क्या है, कंसीडर अरे, इन अरे कंटेनिंग एटलीस्ट 2 नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर रेंजिंग बिटवीन 1 to 300। आपको क्या लेना है, 1 से लेकर 300 के बीच में कोई सी भी रेंज, कोई सी वैल्यू उठा लो आप वहाँ पे, ठीक है ना। एंड डिवाइड द इंटीजर इन अरे इन 2 ग्रुप जो बेस्ड ऑन द बिलो रूल्स। आपको क्या करना है, आप जितने भी नंबर्स लेंगे 1 से लेकर 300 के, उनको 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। अब वो 2 ग्रुप क्या रहेंगे और किस तरह से डिवाइड होंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, डिवाइड द इंटीजर इन अरे 2 ग्रुप जो बेस्ड ऑन बिलो रूल्स, और बिटवीन किसी बीच में 1 से लेकर 300 के बीच में होंगे, बाउंड्री वैल्यू ने फिक्स कर दी। पहला पॉइंट, ईच ऑफ द इंटीजर शुड बिलोंग टू आइदर ऑफ द टू, ये तो क्लियर है, 2 ग्रुप होने चाहिए। द टोटल सम ऑफ इंटीजर इन ईच ऑफ द ग्रुप मस्ट बी नियरली इक्वल एज पॉसिबल। उन दोनों ग्रुप का जो सम होगा नियरली इक्वल ही होना चाहिए, उसके आसपास ही होना चाहिए, है ना, एक दूसरे के आसपास होना चाहिए। सेकंड जो थर्ड रूल क्या, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन द टू ग्रुप शुड नॉट डिफर बाय मोर देन 1। एक से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उनका ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक का 99 है तो एक का 98 चलेगा, ऐसा 98 और 99 के बीच में जो डिफरेंस है वो मोर देन 1 से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या लेनी है, वैल्यूज लेनी है, और वैल्यू के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे का जो है रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ जो रूल बनाना है तो उसके हिसाब से हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट num1 एंड आउट num2 द सम ऑफ द इंटीजर ऑफ द टू ग्रुप सेपरेटली बाय द स्पेस। इफ आउट num1 and out आर नॉट इक्वल देन प्रिंट द स्मॉलर सम फॉलोड बाय द लार्जर। ध्यान रहे, अगर वो एक दूसरे इक्वल नहीं आ रहे हैं तब आपको क्या करना है, प्रिंट करना स्मॉलर सम को जो फॉलोड हुआ बाय द लार्जर सम, ठीक है। तो ये इन्हें एक एग्जांपल दे दिया है, अब हमको इसका आउटपुट देखना है किस तरह से शो करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। इसी में हमने क्वेश्चन सी बताए थे, क्वेश्चन के बेसिस पे हम आगे बात करते हैं। चलिए
इनपुट फॉर्मेट क्या है? इनपुट फॉर्मेट रीड द अरे इन अरे एलिमेंट सेपरेट बाय कॉमा, ये तो क्लियर है। रीड द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, इसमें जैसे हम रीड करते हैं हमेशा स्टैंडर्ड इनपुट के हिसाब से हमको लिखना है। आउटपुट फॉर्मेट द प्रिंट आउटनम आउट टू रिक्वायर्ड आउटपुट से सेपरेट बाय स्पेस, प्रिंट द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसको आउटपुट को भी क्या करना है, प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए अब इसका मेन जो है सैंपल लेते हैं। इनने एक सैंपल लिया है, ठीक है, सैंपल क्या है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। इनने को एक सैंपल ले लिया 87 128 67 68 41 और 67 1। आप कितनी ली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वैल्यू ली है, ठीक है। अब 8 वैल्यू में से हमको दो ग्रुप में इसको डिवाइड करना है ना। तो इसका आंसर जो आया है 229 और 230 आया है। कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 87 को लिया, 100 के साथ प्लस किया, ठीक है, 187 में। अब 187 में इन्हें अगर 41 को अब आपको रेंडमली उठाना है और चेक करना है कि कौन सी वैल्यू जब टोटल सम करेंगे तो उनका क्या आंसर आएगा, ठीक है। 41 लिया, देन आखिर में एक 1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि इनने एक रेंडमली उठाई वैल्यू। रेंडमली उठाने का इनने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई भी किया होगा कि किस तरह से उसको वैल्यू देना है। फिर 28 67 68 एंड देन 67 लिया। इन सब का जो सम आ रहा है, एक का सम आ रहा है 229 आ रहा है और एक का सम आ रहा है 230। अब देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सिर्फ मोर देन वन ही है, उससे ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन वन, समझ में ना, नॉट मोर देन वन ही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस के हिसाब से जो हमने वैल्यूज उठाई थी, जो क्वेश्चन ने हमको मांगा था, हमने उसके हिसाब से ये जो 8 वैल्यू उठाई 1 से लेकर 300 के बीच में, और दो ग्रुप में डिवाइड किया, और दो ग्रुप के बीच में भी हमने उनका जो डिफरेंस रखा है सिर्फ नॉट मोर देन वन के हिसाब से ही रखा है, 229 एंड 230। सही क्या समझ में आया? इस तरह से हमने उसको वैल्यू लेना है। तो रैंडमली आप कोई सी वैल्यू उठा सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। और आपको कोशिश करनी है कि नॉट मोर देन वन ही होना चाहिए, इस तरह से वैल्यू आपको लेनी है, और उनका सम भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 8 वैल्यू ली है, ठीक है ना। आप यहाँ कुछ और दूसरे स्ट्रीम्स को ले सकते हैं, 9 वैल्यू भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट ध्यान रहे उनका सम नॉट मोर देन वन होना चाहिए, ये नॉट डिफरेंस जो है नॉट मोर देन वन होना, ठीक है ना। अब चलिए हम कोड पे देखते हैं। कोड सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, पहले आइडेंटिफाई करना। इफ कंडीशन जो लगा दी है यहाँ पे, कंडीशंस चेक करेगी कि जो वैल्यूज है जो हम यहाँ ले रहे हैं क्यों रीड आउट होगी, वन बाय वन वैल्यू रीड आउट होगी, ठीक है ना। और वो चेक करेगी कि जो वैल्यूज है हमारे यहाँ पे जब उनका जो सम्स आ रहा है इक्वल हो रहा है या नहीं, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहा है या नहीं। तो अगर होगा तो रिटर्न एब्सोल्यूट का, नहीं तो क्या कर देगा, उसको मिनिमम आइडेंटिटी कुछ फॉर्मूला लगा देगा, एंड देन उसकी जो वैल्यूज है स्मॉलर वैल्यू को फॉलो करते हुए लॉन्गर वैल्यू को देगा जो उन्हें क्वेश्चन के अंदर मांगा है, ठीक है ना। इस तरह से इसका ये सूडो कोड भी हमने बता दिया है, क्लियर। तो क्वेश्चन इज मार्क्स गेम, ठीक है ना। मार्क्स Mark is playing a game on 2D map. The 2D map in a rectangular of size n cross n. ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ है कि जो भी इसकी साइज होगी वो n क्रॉस m की होगी, है ना। तो अरे की साइज की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अरे, है ना, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। Where n is the number of rows, m is the number of columns, the cell 1 comma 1 is located at the top left of the corner map. तो ये क्या होगा, 1 कॉमा 1, ठीक है, ये है ना। और n कॉमा m इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर, मतलब ये n कॉमा m, क्लियर है। ये पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कि 1 कॉमा 1 कहाँ लोकेटेड है और n कॉमा m कहाँ लोकेटेड है। इन वन स्टेप मार्क कैन मूव फ्रॉम एनी सेल। अब मार्क कहीं भी किसी भी सेल से मूव करके क्या सकता है, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट से कहाँ पे जा सकता है, एन एम कॉमा एम तक जा सकता है। देयर इज ऑल्सो ब्लॉक, एक सेल है एक्स कॉमा वाई का, वो क्या है, ब्लॉक है, आप उससे वहां नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो अब ये जो भी जाएगा यहाँ से जाने के 500 से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे जा सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे से ऐसे होते हुए फिर जा सकता है, या फिर ऐसे से ऐसे होते हुए फिर जा सकता, मतलब कुछ 4 या
तीन या चार पाथ ऐसे बनेंगे जिससे हम यहाँ 1,1 से लेके n,m तक जा सकते हैं। ठीक है ना, ये हम जाने का तरीका बताया मैंने, जो हम जा सकते हैं। मार्क कैन नॉट गो ऑफ द मैप, ठीक है, मतलब एक्स कॉमा वाई को टच नहीं करना उसमें। द गोल ऑफ द गेम इज टू रीच द सेल इन कॉमा एम। Mark is initially at cell 1, m and he want to achieve the goal of the game in the minimum number of steps। तो क्या फाइंड करना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप फाइंड आउट करनी है, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप से वो जा सकता है। एंड नाउ ही इज वॉन्डरिंग हाउ मेनी पार्ट ही कैन टेक सच दैट नंबर ऑफ स्टेप इन मिनिमाइज एंड द गेट सेल इन कॉमा एम। कैन यू हेल्प हिम टू फाइंड द नंबर्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितने कम स्टेप में वो पहुंचेगा, उसके नंबर आपको काउंट करके बताने पड़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में वही है, फंक्शन डिस्क्रिप्शन, द कंप्लीट मार्क गेम फंक्शन इन द एडिटर बिलो। इट हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स, मतलब n is integer, m is integers, x is integer and y is integer, number of row in the map, number of column in the map and the block cell row and the block cell column बता रहा है। ठीक है, assumptions क्या है इसके, कि n 1 से लेस देन इक्वल टू n 10 की पावर 2 तक, 1 लेस देन इक्वल टू लेस देन 10 की पावर 2 तक, 1 लेस देन s, अब जो भी n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, जो भी m की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तक हाँ एजम्पशन चलेगा, इसका कंस्टेंट चलेंगे। अब इनपुट क्या है यहाँ पे, द फर्स्ट लाइन कंटेन इंटीजर n जो डिनोटिंग द नंबर ऑफ रो इन द मैप, नेक्स्ट लाइन कंटेनिंग द इंटीजर m डिनोटिंग द नंबर ऑफ कॉलम इन द मैप, नेक्स्ट लाइन कंटेन an integer x denoting the block cell row, the next line contain an integer y denoting the block cell columns। ठीक है ना, ये चार इनके कॉलम्स दिए हैं, चार स्टेप्स दी हुई है। सिंपल टेस्ट केस की बात करते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा, ये मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूँ, हम यहाँ पे चार वैल्यू लेंगे, एक है एन की, एम की एंड एक्स की और वाई की। तो पहली वाली हमने क्या मानी है, एन की है, एम इस सिंपल ले रहे हैं, ये एक्स, ठीक है ना, एंड ये वाई है। बट अब फॉर्मूला जो है यहाँ पे, जैसी वैल्यू एन कॉमा एम एन और एक्स वाई की लेंगे, तो जैसे हम इसको और लेंगे, इसके लेने के बाद क्या होगा, अब इसकी वैल्यूज क्या होगी, कहीं ना कहीं -1 भी करेंगे। जब n इक्वल टू वैल्यू निकालना है फॉर्मूले के हिसाब से, n-1 का फॉर्मूला बनेगा हमारा। तो यहाँ क्या होगा, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम केस m इक्वल टू m-1 का भी क्या होगा, यहाँ पे जब 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। n की वैल्यू, नई वैल्यू 1 मिल गई हमको, फॉर्मूला से एज इट इज ही है। ठीक है, मतलब m इक्वल टू m-1, ठीक है, x इक्वल टू x-1, y इक्वल टू y-1। ये चार फॉर्मूले, ये चार इक्वेशंस बनेगी हमको, जिसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और जिससे हमको वैल्यूज को कम भी करना है, मतलब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब यहाँ क्या आएगा, y की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या होता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अब इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका जो आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट तो यहाँ पे आंसर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ कोड है, कोड को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कोड में क्या समझ में आ रहा है हमें। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको, है ना, एक यहाँ पे एक और चीज है, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल की बात हो रही है हर पॉइंट पे। तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू, है ना, फैक्टोरियल ऑफ 1 इक्वल टू 1 होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, अब चलिए पहला पॉइंट क्या दिया, n इक्वल टू इनपुट इंट इनपुट -1। तो इनपुट क्या था मैंने यहाँ दिया था, चले। तो आप देख सकते हैं हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, एक 2 है, 1 है और 0 है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब 2 - 1 किया, 2 - 1 2 - 1, तो आंसर अपने आप से देखो। एक्चुअली n की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ पे, 2 ली थी, m की वैल्यू 2 ली थी और x की वैल्यू, इनपुट जो वैल्यू ले रहे हैं, अभी इनपुट वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2 - 1 क्या होगा, 1, फिर 2 - 1 क्या होगा, फिर 1, फिर 2 - 1 क्या होगा, 1, फिर 1 - 1 क्या होगा, 0। हमने चार वैल्यू ली थी, ऊपर ही हमने सैंपल वैल्यू ली थी, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है,
मैंने एक पॉइंट और देखा, एफ ऑफ मतलब फैक्टोरियल ऑफ 0 और फैक्टोरियल ऑफ 1 अगर होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ध्यान रखे चलना, कंसिडर एज ए 1 ही करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे हम अब देखते हैं अपन उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले क्या करा, n प्लस एम की वैल्यू ली, 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल मतलब 2, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा, ठीक है। अब ये आंसर 2 के अंदर ऐड हो गया। फिर 2 फिर डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है, 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इसका आंसर, इसका तो ये भी 2 ही हो गया, ठीक है। फिर ns मतलब 2 ही है अभी भी, 2, फिर m का जो है वो भी क्या था, ये 1 था, ठीक है। तो 2 अपॉन में 1 क्या होगा, इट्स मीन्स 2 ही होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है, ans इक्वल टू क्या हो गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा आपको, ठीक है। अब नाउ अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, दिस वन ns1। हम अब x प्लस वाई की बात करें, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस 0 तो यहाँ 1, तो ये प्लस 0 मतलब फैक्टोरियल 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है ना। ns1 1 हो गया। अब यहाँ ns1 की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाय x, तो 1 अपॉन में 1 मतलब कितना होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अभी भी ns1 है, तो 1 अपॉन में क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0, 1 अपॉन में 0 तो 0 होता है, पर 0 नहीं कंसिडर करते हुए फैक्टोरियल ऑफ 0 का वैल्यू कितनी है, 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 ही रखूंगा मैं, ठीक है। इसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ क्या है, हम जानते हैं x1 और y1, n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 माइनस 1 मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 थी, से 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 0, यहाँ कितना होगा, 1 होगा, मतलब x1 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। x प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 मतलब आंसर क्या होगा, 1 होगा, फैक्टोरियल 1। फिर 1 अपॉन में 0, इसका मतलब 0 मतलब क्या है, 1 अपॉन में 0 आंसर, पर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 होता है, ठीक है। लास्ट वन क्या दिया है मेरा यहाँ पे, 1 अपॉन में 1, ठीक है, क्योंकि तो ये 1 है और y1 की वैल्यू 1 थी, इसलिए हमने क्या करा, 1 अपॉन 1 1 कर दिया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ आखिरी पॉइंट बचा ये, ans क्या है यहाँ पे, 2 माइनस ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि एक 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, 1 और 1 कितना होगा, 1 ही होगा, इसका मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर इज 1। समझ में आया कैसे आंसर आया 1, मैंने अभी सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, आई होप सो। थैंक यू वेरी मच, और आप पूरे टाइम बने रहें इसके लिए आई एम रियली थैंक्स, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। टॉपिक है संता एंड गिफ्ट प्रॉब्लम से, क्रिसमस इज हियर, संता हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द गिफ्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन। संता ने क्या कहता हूँ, सभी के लिए, बच्चों के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, और हम जहाँ भी वर्ल्ड के जितने बच्चे थे उसके हिसाब से। However, he has not picked them yet. संता हैज n गिफ्ट, ठीक है ना, संता का कितने n गिफ्ट है, द साइज ऑफ गिवन इन अरे ए, जिसको साइज किसमें, अरे ए में रखी गई है, ठीक है। एंड ही हैज आल्सो n बॉक्सेस द साइज ऑफ गिवन अरे बी, ठीक है। संता पैक द गिफ्ट इन द बॉक्सेस इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। वो क्या करता है, लेफ्ट से राइट में जाएगा पैक करने के लिए, पहला पॉइंट, ठीक है। ही गोस थ्रू बॉक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल ही फाइंड द फर्स्ट एम्प्टी बॉक्स, ठीक है, दैट फिट इन द करंट गिफ्ट। वो चेक कर रहा है, जब मान लो जो सा पहला बॉक्स मिलता है उसको फर्स्ट लेफ्ट राइट में, अगर उस बॉक्स की साइज या तो गिफ्ट की साइज के इक्वल होनी चाहिए या तो उससे बड़ी होनी चाहिए, तो उसके अंदर वो फिट कर देगा गिफ्ट को, ठीक है ना। क्लियर है, यहाँ पे गया, संता पुट द करंट गिफ्ट इन द बॉक्स, संता मूव टू द नेक्स्ट गिफ्ट टू द राइट, इसके इसके हिसाब से वो नेक्स्ट, फिर वो एक प्रोसेस का, एक एक गिफ्ट पुट हुआ, फिर देन नेक्स्ट के लिए ट्राई करें, इस तरह से क्या है, एक चेनिंग चलती जाएगी, एक लूप चलता जाएगा। तो यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ गिफ्ट विच वुड नॉट बी पैक्ड फॉलोइंग संता एल्गोरिथम। वो आपको ऐसे गिफ्ट फाइंड आउट करने हैं कि जो एल्गोरिथम के अंदर
मतलब बॉक्स के अंदर फिक्स नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना, वो हमको फाइंड आउट करना है गिफ्ट, हम काउंटिंग करनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि n इज इंटीजर्स, मतलब नंबर ऑफ गिफ्ट की बात हो रही है, ए अरे है जहाँ के अंदर गिफ्ट अरे के अंदर रखे गए, साइज ऑफ द गिफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे, एंड द बी मतलब साइज ऑफ द बॉक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फंक्शन मस्ट रिटर्न टू द इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ गिफ्ट व्हिच वुड नॉट बी पैक्ड, नहीं जो पैक नहीं हुए हैं, मतलब n नंबर ऑफ एरे 10 के पावर 100 1000, ए आई मतलब अरे 10 के पावर 5, बी आई मतलब बॉक्सेस 10 के पावर 5, 1 से लेके तक चलेगा। तो फर्स्ट लाइन कंटेन द इंटीजर n डिनोटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। फिर ये ए आई किसके लिए किया गया है, डिस्क्राइब कर रहा है गिफ्ट के लिए अरे है, बी आई किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सॉरी बॉक्स को कर रहा है, जिसकी साइज क्या है, जहां तक एन बोला उसके हिसाब से रहेगी, ठीक है। 0 <i <2, 0 <i <2, मतलब बॉक्स की साइज ऐसा रहेगी, ठीक है। तो मेन पॉइंट है सैंपल इनपुट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये ही है हमारा। चलिए अब इसको समझते हैं पहले कि क्या है यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए आपने इनपुट क्या दिया, 2, इनपुट देते 2 क्या हो गया, इसका मतलब कि 2 गिफ्ट है, ये जी है ना, और ये 2 क्या है, बॉक्स की साइज है, ठीक है। जी फॉर गिफ्ट एंड बी फॉर बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया जी, एंड अब देखो सबसे पहले 4 को, 4 पहले जो गिफ्ट मिला सबसे पहले गिफ्ट कौन सा है, 4, ठीक है। तो 4 चेक करेगा कि कौन से बॉक्स में फिट होगा, पहले सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाना है, तो सबसे पहले उसको 10 मिला, ठीक है ना। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 की साइज क्या है, छोटी है गिफ्ट की, और 10 की बॉक्स की साइज क्या बड़ी है, तो 4 कहाँ फिट हो जाएगा, डायरेक्टली 10 के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब 5 क्या है, गिफ्ट है जिसकी साइज 5 क्या है, गिफ्ट की साइज क्या है, 5 है, एंड बॉक्स साइज क्या है, 4 है। तो ये देखिए ये 5 क्या है, बड़ा है, गिफ्ट की साइज बड़ी है, और बॉक्स साइज छोटी होने की वजह से ये गिफ्ट नहीं फिट हो पाएगा इसके अंदर, मतलब दिस इज अ क्रॉस, ठीक है ना, इससे इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो इसका मतलब जब हम काउंट कर रहे हैं दो इनपुट में से कौन सा इनपुट नहीं होगा, मतलब एन, मतलब एक क्या हो गया है, फिट हो गया है, मतलब, है ना। तो n-1 मतलब 2-1, है ना, इक्वल टू 1, मतलब ये था सी, काउंटिंग में सी था ना ये, n-c, तो ये हो गया 1। तो एक क्या हो गया, फिक्स, मतलब फिक्स नहीं हुआ है, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर नहीं हुआ, इसके मतलब बना गया है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग, जैसे 3 4 एंड 5 6 7 8, ठीक है ना, ये बॉक्स है और ये गिफ्ट है। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले 3, 3 को चेक करेंगे, क्या 6 के अंदर आएगा, हाँ आ जाएगा, ठीक है। 4 को चेक करा, 7 के अंदर आएगा, हाँ आ जाएगा। 5 को चेक करा, 8 के अंदर आएगा, हाँ आ जाएगा। ये देखिए इसमें, ये इसमें, और ये इसमें, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। अरे तीनों के तीनों क्या हो गए, फिट हो गए, इसका मतलब क्या है, n-c के हिसाब से, ठीक है, 3-3 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। क्लियर है? ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। एक हमने बता दिया 1 कैसे आया, और एक बता दिया हमने कि 0 कैसे आ रहा है। अब चलिए इसका एक एल्गोरिथम एक बार चेक कर लेते हैं कि व्हाट एल्गोरिथम सेज दैट, ठीक है। चलिए एल्गोरिथम्स, सिंपल था, वही क्वेश्चन था, गिफ्ट 4-5, बॉक्स 10-4, ठीक है ना, रेंज होगी मतलब 2 है, 1 से लेकर 2 तक की रेंज हो गई यहाँ पे, है ना। और गिफ्ट चेक हो रहा है कि गिफ्ट बॉक्स के अंदर है या नहीं, है ना, पहुंच पाएगा कि नहीं, काउंटिंग की जा रही है, अगर जो काउंटिंग काउंटिंग i+1 कितने हो रहे हैं, 1+1 के हिसाब से हो रहा है, और बॉक्स का, और जैसे अगर फिट हो जाता है तो एक -1 हो जाएगा यहाँ पे, जैसे फिट होगा बॉक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज वैल्यू हो रही है, मतलब गिफ्ट को पुट किया जा रहा है काउंटिंग के लिए, और बॉक्स को माइनस किया जाता है, क्योंकि बॉक्स और एक एक गिफ्ट के अंदर बॉक्स हो जाता था, वो बॉक्स खत्म हो जाता तो इतने बॉक्स कम हो जाते, ठीक है। एंड देन आखिरी में जो एन जो लिखा है माइनस काउंट, मतलब कितने नंबर ऑफ गिफ्ट
काउंट हो गए, मतलब बॉक्स के अंदर पुट हो गए हैं, वो हमने काउंट किया है, और उसको 2 में से जो भी वैल्यूज है एन की वैल्यू उसको माइनस करेंगे, तो या तो क्या होगा, जितनी होगी उतनी बच जाएंगी, बॉक्स समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं होगी तो जीरो आ जाएगा आंसर, मतलब वो डिपेंड ऑन कंडीशन है, उसके हिसाब से इसका आंसर डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा संता एंड गिफ्ट का, कि किस तरह से यहाँ पे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन था जो समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर हम नए नए टॉपिक के साथ इंटर होंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स।